आज हम कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह की कृष्णा सोबती नामक पाठ को पढ़ेंगे। शब्दों के आलोक में समय ही वे रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। अर्थात लेखिका कहना चाहती हैं कि समय एक ऐसा रंग है जो हमें बहुत सारे रंगों को दिखाता है और अंत में जब हम पठन पाठन की क्रिया प्रारंभ करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो इसके बाद वह फिर से एक हो जाता है। यानी जब कवि जिस चीज़ को लिखता है, जिस रचना को लिखता है, जिस भाव से लिखता है, वो भाव पुनः लौट कर आते हैं जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। कृष्णा सोबती जीवन परिचय। जन्म 18 फरवरी सन 1925, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, उपन्यास, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कहानी संग्रह है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र और संस्मरण है। प्रमुख सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। मृत्यु 25 जनवरी सन 2019। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यास और लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र भी दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहानी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा, यानी पहली पंक्ति में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम, रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी की तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मियां नसीरुद्दीन, तो इसमें जो मियां नसीरुद्दीन है वो क्या है, रोटी बनाने की कला में निपुण है ये। तो एक बार जो लेखिका हैं वो उनके पास जाती हैं और उनसे पूछना चाहती हैं कि किस तरह से वो इस धंधे में आए हैं, किससे उन्होंने ये कला है वह सीखी है। तो वो इसके बारे में जानना चाहती हैं। उनके यहाँ पहुँचती हैं और वहाँ जब जाकर वो देखती हैं कि वो चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी पी रहे हैं और उनका जो चेहरा है उसका उन्होंने वर्णन किया है कि मौसमों की मार से पका चेहरा, कि वो जो उनका चेहरा है वो उसके अंदर उनका पक्कापन, उम्र का पक्कापन है वो झांक रहा है। आँखों में काइयाँ भोलापन है, यानी कि ऐसा भोलापन जो उनकी अनुभवों के साथ ही दिखाई देता है। और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर हैं और उनके मस्तिष्क पर ऐसे तेवर हैं जैसे कोई जो कारीगर है वो एकदम कुशल कारीगर के। तो पहले तो उन्होंने लेखिका को ग्राहक समझा और उनसे कहा, लेकिन लेखिका ने कहा कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। उन्होंने मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में, यानी कि जैसे बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हो इस अंदाज में सिर हिलाया कि थोड़ा सा वक्त आपके लिए निकाल लेंगे। और फिर उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने कहा कि तुम अखबार नवीस यानी कि समाचार संपादक तो नहीं हो, ये खूबियों की खुराफात है और हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं, क्योंकि उनका काम तो क्या है, रोटियां बनाने का काम है और वो उसी को ही श्रेष्ठ कार्य की श्रेणी में रखते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। तो वो लेखिका उनसे पूछती हैं कि आपने तरह तरह की रोटियां बनाने का जो ज्ञान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। इस पर मियां नसीरुद्दीन वो उन पर ही वापस से प्रश्न करने लगे कि आपका मतलब क्या है।
जब हम अब यहाँ पर आएंगे घर पे अपने, हमारा जो ये कैसा काम है, खानदानी काम है। हम किसी नगीना सास के पास नहीं जाएंगे, आयना साज के पास नहीं जाएंगे, मीना साज, रफूगर, अंग्रेज, तीली तमोली, इनसे थोड़ी सीखने जाएंगे। ये तो हमारा खानदानी काम है। पहले वालिद उस्ताद से ही सीखा है हमने जो भी कुछ सीखा है, और उन्होंने हमको यहाँ बैठाया तो उनके ठिए पर यानी उनकी इस दुकान पर आकर के हम बैठ गए। और उसके बाद वो अपनी बातों के, अपने पिता की बातों के बारे में सोचने लगे। और तब उन्होंने, लेखिका ने पूछा कि आपको उनकी कोई नसीहत, कोई ज्ञान दिया उन्होंने, वो याद है क्या? तब उन्होंने कहा कि कोई जो पढ़ा कि नसीहतें तो मतलब जैसे जैसे वो काम करते गए वैसे वैसे वो उनको बताते गए कैसे करना है, तो वो सब नसीहतें दी से। और इसके बाद फिर उन्हें लगा कि ये व्यर्थ का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जैसे पढ़ाने वाला वो पढ़ाता है कि ये कहे वो कहे वो कहे, तो ऐसे ही मेरे पिता हैं, उन्होंने भी बताया कि अब ये भट्टी में ऐसे कर, अब ऐसे कर, तो सभी सिखाते हैं जैसे सिखाया उन्होंने भी। तो बीच में वो दूसरों से बातें भी करने लग जाते हैं। और फिर वो उसके बाद में वो उन्हीं से प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो सीधा ही तीसरी क्लास में बैठ जाए तो वह पहली और दूसरी की पढ़ाई का क्या करेगा। फिर उसके बाद में वो बताते हैं कि अगर मैं सीधा भट्टी पे बैठ जाता तो भट्टी को कैसे सुलगाते हैं, कैसे उसकी आँच को ठंडा करते हैं, धीमा करते हैं, कैसे वहाँ की सफाइयाँ करते हैं, ये सब काम नहीं सीखता तो सीधे रोटियाँ बनाना कैसे सीख जाता, बर्तन धोना भी सीखना पड़ता। तो ये सारे काम हैं पहले सीखने पड़ते हैं, तब जा कर के भट्टी पर बैठा जाता है। जिस तरह से आप पहली दूसरी तीसरी ऐसे लगातार कक्षाएं पढ़ाते हैं, ऐसे ही इस कार्य में भी होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि है ना, आपने कोई ऐसा पर मियाँ ने कहा, उन्होंने पूछा उनसे कि आपने जो खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया है, तो आपने कोई ऐसा या बहुत सारा और कोई काम भी किया है? तो उन्होंने कहा हमारे बुजुर्गों ने बादशाह सलामत कि यहाँ कोई, मतलब उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी कोई नई चीज़ खिलाओ, तो उन्होंने ऐसी बादशाह ने कहा था कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके और न पानी से बने। तो वो कहते हैं कि आपने बनाई क्या? लेखिका पूछती है, तो उन्होंने कहा कि बनती क्यों नहीं साहब, हमारे जो वो थे बुजुर्ग, उन्होंने बनाई थी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। अब लेखिका उनसे मतलब बाल की खाल निकाल करके पूछना चाहती हैं कि वो क्या, उस पकवान का नाम क्या था, आपके जो बुज़ुर्ग हैं आपके जो, वो कहाँ पर किस उसके बादशाह के यहाँ रहे, वो कहाँ के बादशाह थे। तो उनको चिढ़ हो गई कि ये बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो, आपको जो पूछना है वो पूछ लो, और बादशाह सलामत तो बादशाह सलामत ही होते हैं, तुम्हें कोई वहाँ चिट्ठी विट्ठी थोड़ी डालनी है जो उनके बारे में की पूछ रहे हो इतना ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने उनकी रोटियों के बारे में पूछा कि कैसी कैसी जो कौन कौन सी रोटियां हैं वो आप बनाते हैं। और बीच में लेखिका ने ये भी जानना चाहा कि मतलब ये कहावत जो आप बता रहे हो कि तो ये क्या मतलब सच्ची है कि ये नहीं है। तब उन्होंने कहा कि सारी सच्ची ही है जो भी है। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी और अपने बाबा के बारे में बताया कि उनके जो बाबा थे वो काम करते थे। उसके बाद उन्होंने अपने कारीगरों को बोला कि ये भट्टी वट्टी सुलगा दो, क्योंकि अब उनका मन है वो इससे उठ गया था। और उन्होंने पहले तो लेखिका ने उनकी मतलब बेटी बेटियों के बारे में पूछना चाहा, लेकिन जब उनके चेहरे की ओर देखा, अच्छा यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। यानी कि उनके चेहरे पर इस तरह के भाव दिखाई दे रहे थे कि अगर ये ज़्यादा पूछेंगी तो वो उबल ही पड़ेंगे, और वो उनके परिवार के बारे में और पूछेंगी तो हो सकता है कि वो उन पर बहुत बुरी तरह बिगड़ जाए। तो इसलिए उन्होंने आगे के प्रश्न है वो पूछने से रोक लिया अपने आप को। फिर उन्होंने उनसे कहा कि ये जो कारीगर हैं ये आपकी शागिर्दी करते हैं क्या, यानी कि ये शिष्यों की तरह आपके साथ व्यवहार करते हैं कि ये इस कला को कला की तरह सीखते हैं। तो बोले नहीं, ये मजदूरी करते हैं, मैं इनको गिन के पैसे देता हूँ और वो उस पैसे से यहाँ पर काम करते हैं। फिर उन्होंने उनकी रोटियों के नाम बताए, जैसे बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, गीदा, गाजेबान, तुनकी। और फिर उनके बारे में कि ये ज़्यादा नहीं पूछ रहे, तो उनको बताया तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन, अगर कभी आओगे तो खिलाएंगे। तो इस तरह से फिर अचानक से उनको लगा कि ये मतलब अंत करना चाहिए बातों का। तो उन्होंने मियाँ ने कहा कि वो ज़माने गए जब खाना पकाने वालों की कद्र हुआ करती थी और कद्रदान भी चले गए। अब तो रोटियों का क्या है, बस तंदूर से निकली, खाई और निकली, हजम हो गया, काम ख़त्म। धन्यवाद।